दुर्बुद्धि अपनाने पर दुर्गति का त्रास भी सहना ही होगा। आदिकाल से लेकर अब तक के भौतिक प्रगति के इतिहास में तीन घटनाएं सर्वाधिक क्रांतिकारी, सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही है। महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि उनने संसार की काया पलट करने की पृष्ठभूमि तैयार की। पहली घटना थी अग्नि के आविष्कार की, दूसरी डायनामाइट की खोज तथा तीसरी परमाणु के नाभिकीय विखंडन की। पहली से मनुष्य ने यह आत्मविश्वास अर्जित किया कि वह समर्थ है कि जीवन योग्य परिस्थितियां अर्जित कर सके। बुद्धि बल की महत्ता उस आविष्कार से सर्वप्रथम स्वीकारी गई। इसके पूर्व तो आदिम मानव बाहुबल को ही सब कुछ मानता था। क्रमिक सोपानों में अपनी बुद्धि के उपयोग द्वारा मानव ने खेती करने, घर बसाने, छोटे मोटे यंत्र निर्माण करने की कला सीख ली, जिसके सहारे किसी प्रकार मनुष्य की गाड़ी लुढ़कने लगी। प्रकृति विभीषिकाओं तथा खूंखार वन्य पशुओं से सुरक्षा की बात बनी। दूसरी घटना थी डायनामाइट के आविष्कार की, जिसका पहली बार खुलकर प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में विध्वंस के लिए हुआ। पदार्थों की शक्ति का एक मोटा अंदाजा मिला। पदार्थ की सूक्ष्म शक्तियों को जान पाने के प्रति मनुष्य का उत्साह बढ़ा। 19वीं सदी के आरंभ की वह प्रख्यात घटना थी जिसमें डायनामाइट की शक्ति हाथ लगी। आविष्कार जितना महत्वपूर्ण नहीं था, उससे भी अधिक प्रमुख बात यह थी कि पदार्थ की सूक्ष्म शक्तियों के विषय में सोचने, खोजने तथा उन्हें करतलगत करने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तीसरी तथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना परमाणु के नाभिकीय विखंडन के आविष्कार के रूप में सामने आई। परमाणु युग में मनुष्य ने एक ऐसी जबरदस्त छलांग लगाई जिसके समक्ष सभी घटनाएं फीकी पड़ गईं। हजारों लाखों वर्षों में जितनी शक्ति नहीं अर्जित की जा सकी, उससे कई गुनी अधिक कुछ वर्षों में मनुष्य की झोली में आ गई। पचाने की सामर्थ्य न रहने पर अच्छा, स्वादिष्ट, पौष्टिक भोजन भी हानिकर होते हैं। घृत जैसे पोषक पदार्थ भी विष का कार्य करते हैं। प्रयत्नों से शक्तियां तो मनुष्य को हाथ लगती गई, पर उनके सदुपयोग की दूरदर्शिता विकसित न हो सकी। शक्ति जो अमृत का कार्य कर सकती थी, विष बनकर रह गया। परमाणु बम का एक ऐसा महादैत्य तैयार हुआ जिसके समक्ष पौराणिक राक्षसों का पराक्रम भी तिनके जैसा प्रतीत होता है। निर्माणकर्ताओं की जितनी कल्पना थी, उससे भी अधिक विध्वंसक वह महादैत्य साबित हुआ। राजनीति विशारदों का मत है कि जापान पर परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए गिराया गया। ये बात कहाँ तक सच है, विशद खोज का विषय है। औचित्य अनौचित्य की खोजबीन करना अपनी चर्चा का विषय नहीं। प्रकाश उसकी विध्वंसक शक्ति तथा उसकी निर्मात्री उस दुर्बुद्धि पर डाला जा रहा है जिसके कारण असंख्यों मासूमों को अकाल तड़प तड़प कर मरना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की भभकी आग दावानल का रूप लेकर एशिया के एक बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले चुकी थी। एक छोटा राष्ट्र होते हुए भी अपने पराक्रम, शौर्य, साहस के कारण जापान दुर्जेय हो रहा था। 6 अगस्त 1945 की प्रातः तक हिरोशिमा नगर सुरक्षित बचा हुआ था, जबकि टोक्यो आदि शहर अमेरिका के B-029 विमानों से गिराए गए बमों से तहस नहस हो चुके थे। नगर के निवासियों को खतरा मंडराता इसलिए दिखाई पड़ रहा था क्योंकि वह नगर सैनिक केंद्र तथा वितरण डिपो के रूप में प्रख्यात था, जिसकी सूचना अमेरिकी गुप्तचरों को मिल चुकी थी। ठीक प्रातः 8 बजे जापानी रडार यंत्र से जानकारी मिली कि काफी ऊंचाई पर 3 विदेशी विमान मंडरा रहे हैं। युद्ध काल में जहाजों का आकाश में मंडराते रहना एक आम बात मानी जाती है। जापानी नागरिकों तथा सेना के अधिकारियों ने उसे विशेष महत्व नहीं दिया, न ही सुरक्षा का कुछ विशेष व्यवस्था बनाए। उन्हें जरा भी सुराग न मिल सका कि वे जहाज सामान्य वहीं साक्षात मृत्यु का कहर बरसाने वाले ऐसे वाहन हैं जिनसे कुछ ही पलों में समूचा नगर शमशान बनने वाला है। कुछ ही क्षणों बाद वह ऐतिहासिक धमाका हुआ, ऐसा धमाका जैसे आसमान टूटकर गिर पड़ा है।
सारा वायुमंडल तीव्र प्रकाश से चकाचौंध हो उठा। भयंकर ताप तथा अग्नि की तेज लपटों से हजारों निकों की तरह भस्मीभूत हो गए। 5 वर्ग मील का क्षेत्र 500 मील प्रति घंटे से चलने वाले नर्म तूफान में जलकर राख बन गया। एक बहुत बड़ा नगर चिकित्सालय पृथ्वी के गर्भ में उसी प्रकार समा गया जैसा कि भयंकर भूकंप के समय होता है। क्षण मात्र में नगर के सभी प्रासाद ध्वस्त हो गए। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भागकर कोई अपनी सुरक्षा कर सके। विस्फोटक ऊर्जा सर्वत्र विद्यमान थी तथा बिना भेदभाव किए वस्तुओं एवं जीवधारियों सबको ही भस्म कर रही थी। 78,000 व्यक्तियों के तत्काल मरने की खबर मिली, पर अनेकों दुनिया के पत्रों ने मरने वालों की संख्या लाखों के ऊपर बताए। अमेरिका द्वारा दूसरा परमाणु बम उसी दिन मध्याह्न में 11:02 पर जापान के दूसरे औद्योगिक पर नागासाकी पर गिराया गया। हिरोशिमा की तरह है ये घटना भी प्रलयकारी थी। 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तिनकों की भांति कुछ ही मिनटों में जलकर समाप्त हो गया। तत्काल 50,000 व्यक्ति मौत की गोद में सो गए। लगभग इतने ही गंभीर रूप से घायल हुए। हिरोशिमा और नागासाकी पर 42,500 गज ऊपर गिराए गए बम को पृथ्वी तक पहुंचने में कुल 52 सेकंड का समय लगा था। इन बमों ने आकाश में ही आग की विशाल गेंद का रूप धारण कर लिया था। सिक्का तापक्रम 10 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड था तथा 1 मील दूर से वे सूर्य की अपेक्षा 100 गुना प्रचंड दिखा पड़ रहे थे। इन घटनाओं के एक दिन बाद जापान के शासक वर्ग ने जनरल सैगोरिस को उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए भेजा। लौटकर आने पर जनरल के उद्गार इस प्रकार थे। बम वर्षक क्रूर अमरीकी विमानों के लौटने के बाद हिरोशिमा, नागासाकी में गहरी कालिमा धारण किए हुए मात्र एक मृत काले वृक्ष का अस्तित्व विद्यमान था, मानो इन शहरों में मात्र एक कौवा निवास करता हो। हवाई जहाज से जब हम अड्डे पर उतरे तो पेड़ पौधे पास सभी लाल रंग के अंगारे के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। सर्वत्र शमशान जैसी नीरवता थी। लाशों के पहाड़ को देखकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। युद्ध से घृणा हो गई। एक सैन्य अधिकारी होते हुए भी मेरी स्थिति उस समय उस बच्चे सी हो गई जो अत्यंत भयभीत हो गया हो। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल मारे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 करोड़ तक आंकी गई। रूस के 1,10,000 योद्धा तथा 70 लाख नागरिक, पोलैंड के 58 लाख व्यक्ति, जर्मनी के 35 लाख योद्धा तथा 7,80,000 नागरिक, चीन के 13,10,000 योद्धा तथा 2 करोड़ 20 लाख नागरिक, जापान के 13 लाख योद्धा तथा 6,72,000 नागरिक, यूगोस्लाविया के 3,56,000 सैनिक तथा 12 लाख असैनिक, यूनाइटेड किंगडम के 2,64,000 सैनिक तथा 1 लाख गैर सैनिक तथा यूनाइटेड स्टेट्स के 2,92,000 व्यक्ति मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो गया, पर सदा के लिए एक स्थायी कलंक मानवता के मस्तक पर लग गया। परमाणु बम की विध्वंसक शक्ति का पहली बार अनुमान लगा। तब से लेकर अब तक इस महादैत्य को तैयार करने की होड़ अनेकों देशों में चल पड़ी। अनुमान है कि सारे विश्व में 50,000 से भी ऊपर संख्या में परमाणु बम बन चुके हैं, जिनकी क्षमता भी असामान्य रूप से बड़ी है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना 50,000 गुने सामर्थ्य वाले बम तैयार हो चुके हैं। यदि उनमें से एक भी फूट पड़े तो प्रस्तुत होने वाले महामरण की कल्पना सहज ही की जा सकती है। विश्व में बढ़ता हुआ तनाव जाने अनजाने महाशक्तियों को उस विस्फोटक स्थिति की ओर ही घसीट कर ले जा रहा है। परिणाम क्या होगा, ये कल्पनातीत है। ऐसी हालत में की गई उस भूल की ओर सहज ही ध्यान जाता है कि शक्ति कर्तलगत करना ही पर्याप्त नहीं है। उम्र पर नियंत्रण एवं सुनियोजन की वह विवेक दृष्टि भी विकसित होनी चाहिए, जिससे मानव जाति का कल्याण जुड़ा हो। अन्यथा हिरोशिमा, नागासाकी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भी संभव है। विनाश की दिशा में बढ़ते चरण युद्ध सभ्यता का नहीं, असभ्यता का परिचायक है।
सभ्यता की समृद्धि के साथ साथ युद्ध व शस्त्रों का मूल्य कम होना चाहिए। इसके विपरीत आज का सभ्य कहलाने वाला मनुष्य शस्त्रास्त्रों की होड़ लगा रहा है। ये होड़ दिनों दिन बढ़ रही है, घटने का नाम नहीं लेती। पहले जब आमने सामने युद्ध होते थे तो इसकी भयंकरता इतनी नहीं थी। जो बहुसंख्यक, बलवान, चतुर तथा साहसी होते थे वे ही जीतते थे। दूसरों को पराजय का मुंह देखना पड़ता था। आज तथ्य उससे विपरीत हो गए हैं। परमाणु बम के द्वारा व्यक्ति एक स्थान पर ही बैठा हुआ विश्व के किसी भी स्थान पर बम गिरा सकता है। ये बम इतने विनाशकारी होते हैं कि थोड़े से बर्मों से सारी मनुष्य जाति समाप्त हो सकती है। ये सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान द्वारा प्राप्त हुई इस शक्ति का सदुपयोग करके मनुष्य ने पृथ्वी की ही नहीं यह उपग्रह की दूरियां भी बहुत कम कर दी है। टेलीविजन जैसा महत्वपूर्ण आविष्कार विज्ञान ने ही दिया है। ये तो मनुष्य की विवेकशीलता पर निर्भर करता है कि वह विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग किस दिशा में करे। मानवता के विनाश की सामग्री तथा सैनिक व्यय पर इन दिनों खरबों रुपया व्यय होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान केंद्र ने पिछले दिनों एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें विविध राष्ट्रों के सैनिक व्यय का ब्यौरा दिया गया है। वह ब्यौरा चौंका देने वाला है। इस पुस्तक के अनुसार 1970 में विश्व भर के देशों ने अपनी शस्त्रास्त्रों पर 200 अरब डॉलर खर्च किए हैं। इतनी ही राशि सारे विश्व के राष्ट्र शिक्षा जैसे मानव कल्याण के कार्यों में लगाते हैं। इतनी राशि सेना तथा अफसरों पर व्यय की जाती है। इसका 20वां भाग भी यदि विकासशील राष्ट्रों की सहायता करने पर व्यय किया जाता तो उनके लिए ये 10 वर्ष तक पर्याप्त हो सकता था। ये राशि सारे विश्व की आय का 6% है। शस्त्रास्त्रों पर होने वाला यह व्यय निरंतर बढ़ ही रहा है। इस वृद्धि का कारण भयंकरतम अस्त्रों की होड़ ही है। इनके अनुसंधान तथा निर्माण पर ही सर्वाधिक खर्च बैठता है। एक मृत्यु का ये सास सामान बढ़ता ही जा रहा है। यह वृद्धि बड़े राष्ट्रों के कारण ही होती है। ये देश नए नए शस्त्रास्त्रों का निर्माण करते हैं। अविकसित राष्ट्रों तथा विकासशील देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्रास्त्र खरीदने पड़ते हैं। इसके लिए उन्हें अपने विकास तथा जन मंगल के कार्यों पर होने वाले व्यय में कमी करनी पड़ती है। अमेरिका की निरस्त्रीकरण तथा आयुध नियंत्रण समिति रिपोर्ट के अनुसार 1969 में सैन्य शक्ति की मद में विश्व के 120 राष्ट्रों में 182 अरब डॉलर 936,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। 1970 में ये बढ़कर 200 अरब डॉलर हो गया। इसका अभिप्राय यही हुआ कि सभी पुरुष व बच्चे पर प्रति वर्ष शस्त्रास्त्रों की मद में 420 रुपया व्यय होने लगा है। भारतवर्ष की प्रति व्यक्ति आय 1970 में इससे कम ही थी। केवल भारत ही नहीं 29 ऐसे विकासशील देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय इससे बहुत कम है। अस्त्र शस्त्रों पर व्यय किया जाने वाला ये धन इसी गति से बढ़ता रहा तो अगले 10 वर्षों में ये राशि 300 खरब रुपये हो जाएगी। ये रकम इतनी बड़ी होगी कि 1000 रुपये के नोटों की लड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी को 7.5 बार तय करना पड़ेगा। जितनी राशि आर्थिक असमानता दूर करने में की जाती है उसका 20 गुना शस्त्रास्त्रों पर खर्च होती है। स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय से ये 3 गुना थी। 1970 में जितना व्यय इन पर सारे विश्व में हुआ उस धन का यदि मानव कल्याण में लगाया गया होता तो 2 करोड़ व्यक्तियों को सुंदर मकान उपलब्ध किए जा सकते थे, जिसकी आज विश्व को आवश्यकता है, युद्ध सामग्री की नहीं। इतना सारा धन इसलिए खर्च किया जाता है कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे तो अपनी सुरक्षा की जा सके। सभ्य होने का दावा करने वाली मनुष्य की सभ्यता का मानदंड क्या यही है कि वह एक दूसरे पर आधिपत्य जमाए? मौत का खेल निरंतर महंगा होता जा रहा है। किसी जमाने में एक शत्रु सैनिक को मारने के लिए अत्यल्प व्यय आता था। प्रथम विश्व युद्ध में बढ़कर यह कई सौ गुना हो गया और अब तो उससे 10 गुना व्यय सामान्य बात है।
इसका कारण भयंकरतम और अत्यंत व्यय साध्य शस्त्रास्त्रों का निर्माण ही है। कोई इस होड़ में पिछड़ न जाए, इसलिए नए नए भयंकरतम आयुधों का निर्माण हो रहा है, नए नए अनुसंधान केंद्र खुल रहे हैं। मिसाइल, एंटी मिसाइल, एंटी एंटी मिसाइल, एंटी पंटी, एंटी मिसाइल आदि ऐसे अस्त्र हैं जिनके द्वारा ये एक दूसरे को कई कई बार नष्ट कर सकते। हथियारों का यह व्यापार विकासशील देशों में भी परस्पर तनाव उत्पन्न करता है। इन देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं देकर केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पाकिस्तान इसी प्रकार का देश है। ऐसे युद्ध प्रिय देश दूसरों के लिए भी सिरदर्द बनते हैं। सैनिक संधियों तथा शस्त्रास्त्र व्यापार का विकासशील देशों पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। वे अपने देशवासियों की रोजी रोटी की समस्या में उलझे हुए हैं और उनकी पीठ पर युद्ध का अतिरिक्त भार पड़ जाता है। जो विकासशील देश स्वेच्छा से यह भार लाद लेते हैं, उनकी पाकिस्तान की तरह दुर्गति होती है। शस्त्रास्त्र निर्माण की इस होड़ ने मानव जाति के विनाश की आशंका तो उत्पन्न की ही है, साथ ही साथ आणविक परीक्षणों तथा आणविक अवशिष्टों का विसर्जन एक समस्या बन गया है। अणु विकिरण के कारण नई नई बीमारियां उत्पन्न होती है। सागर के गर्भ में किए जाने वाले आणविक परीक्षण तथा बम विस्फोट सामुद्रिक जल, वनस्पति तथा जीव जंतुओं पर विषाक्त प्रभाव डालते हैं। समुद्र में परीक्षण तथा विस्फोट किए जाते हैं। अणु अवशिष्ट सागर में डाले जाते हैं। जल में परमाणु विकिरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे सागरों से उठने वाले मानसून उस दुष्प्रभाव को धरती पर बरसा देते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य नाश का कारण बनता है। इस प्रकार के आयुधों के द्वारा होने वाली हानि नई नहीं है। उसे अलंकारिक भाषा व कथानक के माध्यम से महाभारत में मूसल चूर्ण के रूप में दर्शाया गया है, जिसने द्वापर में समस्त यादव वंश का ही सर्वनाश कर दिया था। यही कारण है कि भारत में इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति पर अध्यात्म की विवेकीशीलता का अंकुश रहा था। विनाश के इस कगार पर खड़े हुए मानव को बचाने का एक ही मार्ग है, वह ये है कि संकुचित राष्ट्रीय वृत्ति को भुलाकर विश्व स्तर पर ऐसी सांस्कृतिक चेतना जगाई जाए जिससे शस्त्रास्त्रों की होड़ ही निरुत्साहित न हो, वरन मनुष्य का हृदय इतना विशाल हो कि समस्त प्राणियों में एकात्म स्थापित किया जा सके। भारतीय संस्कृति ही विश्व मानव के इस विकास का सोपान बन सकती है। ऐसे समय में भारतवासी पीड़ित मानवता को यही अनुदान देने को कृत संकल्प हो जाए तो अभीष्ट परिणाम दृष्टिगोचर हो सकेंगे। धन विनाश में नहीं, विकास में लगे संपदा में रचनात्मक शक्ति है। उसके द्वारा कितने ही उपयोगी कार्य हो सकते हैं और सदुद्देश्यों की पूर्ति में सहायता मिल सकती है, पर साथ ही यह भी न भूल जाना चाहिए कि उसकी मारक शक्ति उससे भी बढ़ी चढ़ी है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में दिए गए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 1980 के रिपोर्टानुसार विश्व में प्रति वर्ष 1,72,58,20,00,000 सैन्य शक्ति एवं अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में खर्च किया जाता है। ये राशि विश्व की समूची आय का 7.2% है। प्रति वर्ष संसार में शिक्षा पर होने वाला व्यय 1,19 अरब है। ये कुल आय का 5% है। स्वास्थ्य रक्षा पर खर्च की जाने वाले प्रतिवर्ष की राशि 58,73,35,00,000 है, जो कुल आय का 2.5% पड़ता है। वर्ष 1970 में विभिन्न राष्ट्रों ने सुरक्षा के नाम पर सैन्य शक्ति एवं अस्त्रों के निर्माण में जो राशि व्यय की, उनके आंकड़े इस प्रकार हैं। U0S0A0 74 अरब 40 करोड़ डॉलर, U0S0S0R0 39 अरब 77 करोड़ 80 लाख डॉलर। पश्चिम जर्मनी 6 अरब 11 करोड़ 10 लाख डॉलर, फ्रांस 5 अरब 87 करोड़ 40 लाख डॉलर, ब्रिटेन 5 अरब 71 करोड़ 20 लाख डॉलर, इटली 2 अरब 41 करोड़ 60 लाख डॉलर,
पोलैंड 2 अरब 22 करोड़ डॉलर, पूर्वी जर्मनी 1 अरब 99 करोड़ डॉलर, कनाडा 1 अरब 74 करोड़ 10 लाख डॉलर, चेकोस्लोवाकिया 1 अरब 63 करोड़ 50 लाख डॉलर, भारत 1 अरब 46 करोड़ 70 लाख डॉलर, ऑस्ट्रेलिया वर्ष 1979 1 अरब 27 करोड़ डॉलर, U0A0R0 1 अरब 27 करोड़ 20 लाख डॉलर, स्वीडन 1 अरब 12 करोड़ 90 लाख डॉलर और इसराइल 1 अरब 7 करोड़ 50 लाख डॉलर। यह उन प्रमुख देशों के आंकड़े हैं जो प्राप्त हो सके हैं, अन्य राष्ट्रों के अप्राप्त हैं। U0N0 सर्वे के अनुसार कुल शस्त्रों पर प्रतिवर्ष होने वाले खर्च का 80% मात्र 6 देश U0S0A0, सोवियत यूनियन, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन मिलकर खर्च करते हैं। अर्थात अस्त्रों के निर्माण में प्रतिवर्ष होने वाले व्यय में इन 6 देशों का भाग 3 खरब 51 अरब 77 करोड़ 60 लाख था। शेष अन्य देशों का हिस्सा 62 अरब 94 करोड़ 40 लाख रुपये है। सन 1951 से लेकर अब तक शस्त्रों पर होने वाले खर्च में 173 गुनी वृद्धि हुई है। 1951 में कुल 30 करोड़ डॉलर अर्थात 240 करोड़ खर्च होते थे। 1974 तक ये बढ़कर 18 अरब डॉलर अर्थात 1 खरब 44 अरब रुपये तथा 1980 तक 4 खरब 14 अरब 72 करोड़ रुपये तक जा पहुंचा। 1870 में जर्मनी का सैनिक सुरक्षा व्यय 1 करोड़ 8 लाख पौंड था। 1880 में 2 करोड़ 88 लाख पौंड हो गया और 1914 में ये बढ़कर 11 करोड़ 8 लाख पौंड हो गया। इन दिनों ऑस्ट्रिया हंगरी का खर्च 82 लाख पौंड, 1 करोड़ 32 लाख पौंड और 3 करोड़ 64 लाख पौंड था। ब्रिटिश साम्राज्य का सैनिक खर्च क्रमशः 2 करोड़ 34 लाख पाउंड, 2 करोड़ 53 लाख पौंड तथा 7 करोड़ 68 लाख पौंड था। इस तरह यह व्यय 1914 में जर्मनी के ग्रांस नेशनल प्रोडक्ट का 4.6%, ऑस्ट्रो हंगेरियन का 6.1% और ब्रिटिश का 3.4% था। प्रथम विश्व युद्ध के समय आरंभ में प्रतिदिन 13,600 कारतूसों का उपयोग किया गया। सन 1914 प्रतिदिन 50,000 कारतूसों की मांग की गई जिसे मार्च 1915 तक पूरा कर दिया गया, परंतु जनवरी 1915 में ही प्रतिदिन 80,000 गोलियों की मांग की गई, इसे भी सितंबर 1915 तक पूरा कर दिया गया। तब फिर से 1,50,000 की आवश्यकता अनुभव की गई जो प्रथम मांग से 10 गुना ज्यादा थी। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के समय 16 लाख फ्रेंच कामगारों को युद्ध सामग्री के निर्माण कार्य में संलग्न किया गया था। ब्रिटिश सेना के पास 1914 में 100 मोटर ट्रक, 1918 तक इन ट्रकों की संख्या 60,000 तक हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध में करों से युद्ध खर्च की आपूर्ति का अनुपात यूनाइटेड स्टेट्स में 37%, ब्रिटेन में 30% और जर्मनी में 12% था। द्वितीय विश्व युद्ध में यह अनुपात क्रमशः 44% और 50% रहा। 1913-14 में ब्रिटेन में डायरेक्ट टैक्स से 9 करोड़ 40 लाख पाउंड, 1917-18 में 50 करोड़ 40 लाख और 1919-20 में 72 करोड़ 10 लाख की आमदनी थी। 1914 में कल प्राप्ति का 57% डायरेक्ट टैक्स से आता था। 1917-18 में ये बढ़कर 80% हो चुका था। कागजी मुद्रा का वितरण 1913 में 5 करोड़ 70 लाख पौंड से बढ़कर 1919 में 45 करोड़ 90 लाख पौंड हो गया था। 1920 में पौंड स्टर्लिंग की क्रय शक्ति 1913 के मुकाबले 3 गुनी हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी खाद्यान्न के क्षेत्र में 80% स्वावलंबी था, जबकि 1918 में जर्मन लोगों के पास खाद्यान्न 64%, मांस 18% और 12% वसा उपयोग हेतु बचे थे।
खाद्यान्न की कमी ही जर्मनी की पराजय का कारण बना। 1940 में यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम की युद्ध सामग्री को ऐसे देशों को पट्टे पर उधार दे जिनकी जमानत पहले से बनी। साथ ही उन्हें इस तरह की सामग्री को 7 अरब डॉलर के मूल्य का उत्पादन करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। ये बाद में बढ़कर 13 अरब डॉलर हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक पट्टेदार उधार पर वितरित युद्ध सामग्री का मूल्य 15 अरब डॉलर था। विश्व में युद्ध सामग्री की कुल आवश्यकता का 40% और कुल युद्ध खर्च का 55% हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा पूरा किया जा रहा था। विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने राष्ट्रीय आय को दुगना बढ़ा लिया और नागरिक उपभोग में भी 50% की वृद्धि हुई। 1940 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 70 लाख कामगारों को नियुक्त किया, जिसमें 30 लाख सेना के रूप में नियुक्त हुए। जापान के ऊपर अणु बम गिराए गए। उसके निर्माण में लागत खर्च 1 अरब डॉलर से अधिक पड़ा था। विश्व के गैर कम्युनिस्टिक देशों में 1965-74 के बीच मिलिट्री हार्डवेयर के ऊपर 1 खरब डॉलर खर्च हुए, जिसमें 30 अरब डॉलर का हार्डवेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुदान अथवा व्यापार के रूप में था। कम विकसित देशों में 6 अरब डॉलर वार्षिक खर्च मिलिट्री सामानों पर होता है। यूनाइटेड स्टेट्स 40 करोड़ डॉलर का सामान कम विकसित देशों को बिक्री करता है और कुछ तो बिना किसी रकम के हस्तांतरित करता है। बिक्री का कुल मूल्य रूस का 60 करोड़ डॉलर, ब्रिटेन का 40 करोड़ डॉलर, फ्रांस का 1960-50 से 70 करोड़ डॉलर तक था। 1955 से 1968 के बीच में कई विकासशील देशों ने 7000 कम्बैट वायुयान, 1800 ट्रांसपोर्ट वायुयान, 3300 ट्रेनर वायुयान, 1500 हेलीकॉप्टर, 11900 टैंक, 180 युद्धपोत और 810 पेट्रोल बोट्स का खरीदा अथवा विदेशी लाइसेंस के माध्यम से बनाया। हथियारों को अधिक मात्रा में वितरित करने वाले प्रमुख देश इस प्रकार हैं: यूनाइटेड स्टेट्स, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, चीन, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, चेकोस्लोवाकिया, इजरायल, नीदरलैंड और कनाडा। बड़े देशों के अंधानुकरण, भय और आतंक के कारण दुनिया के अन्य देश भी हथियारों की दौड़ में सम्मिलित हो गए हैं। विकसित देश बदलती परिस्थितियों, वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिकतम खोजों के आधार पर नए नए हथियारों का जखीरा अपने पास रखते हैं और पुराने आयुधों को अपने गुट के देशों को, अपने मत के देशों को उधार नकद किसी न किसी शर्त पर बेच देते हैं। इस प्रकार विकासशील देश भी हथियार जुटाने में 9700 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष खर्च कर डालते हैं। इस तरह भूखमरी और गरीबी से त्रस्त जनमानस सुरक्षा के नाम पर हथियार खरीदने को बाध्य होता है और पूंजीवादी, समाजवादी, साम्राज्यवादी देश मूक दर्शक बनकर इस व्यापार को बढ़ावा देते प्रोत्साहित करते रहते हैं। युद्ध में आदमी को मारने की लागत अब दिन दिन महंगी होती चली जा रही है। सर्वेक्षणकर्ता वैज्ञानिकों का कहना है कि जूलियस सीजर के जमाने में एक सैनिक को मारने में सिर्फ 5 रुपये खर्च आते थे। नेपोलियन के जमाने में ये राशि बढ़कर 2000 रुपये हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने शत्रु पक्ष के एक व्यक्ति को मारने पर 1.5 लाख रुपये खर्च किए थे, जबकि दूसरे महायुद्ध में ये लागत 10 गुनी बढ़ गई। इसी तरह विगत दिनों वियतनाम युद्ध में हर गुरिल्ला सैनिक को मारने में 13 लाख रुपया खर्च का औसत आया। अभी अभी हुए खाड़ी युद्ध ने तो पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और अरबों खरबों डॉलर की राशि जो मानवता के उत्थान में लगनी चाहिए, विनाश के सरंजाम जुटाने और उन्हें प्रयुक्त करने में खर्च हो गई। ये सिलसिला अभी रुका नहीं वरन तीव्रगामी ही बनता जा रहा है। प्रतिभा का सुनियोजन हो युद्ध अभ्यास में आज प्रायः 1.25 करोड़ आदमी लगे हुए हैं। वे मारक अस्त्र शस्त्रों के चलाने, मनुष्यों की हत्या करने और संपत्ति को नष्ट करने की कला में प्रवीणता प्राप्त कर रहे हैं। यही इनका कला कौशल है।
इनके व्यक्तित्व की सारी विशेषताएं प्रायः इसी प्रयोजन के लिए समर्पित हैं। इसके अतिरिक्त कोई 7 करोड़ आदमी शस्त्रास्त्र निर्माण और सेना संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलाए जा रहे उद्योगों में लगे हुए हैं। वे मूर्धन्य मस्तिष्क इनसे अलग है जो अपने बुद्धि कौशल से ऐसी शोधें करने, ऐसी विधियां निर्मित करने में लगे हुए हैं जिनकी सहायता से अधिक आसानी से अधिक विनाश संभव हो सके। धन जन की अधिक हानि के लिए अधिक प्रभावशाली और अधिक सस्ते उपाय ढूंढ निकालना ही उनकी प्रतिभा की सफलता है। संसार में 150 करोड़ से अधिक मनुष्य ऐसे हैं जिनकी आमदनी 500 रु शून्य वार्षिक से कम है। 40 रु शून्य मासिक से अपना निर्वाह करने वाली जनता में आधी ऐसी है जिनका औसत और भी गया गुजरा एक उसे भरपेट रोटी और तन ढकने को कपड़ा जीवन में कभी कभी ही मिल पाता है। अधिकतर तो वे आधा पेट कुछ खाकर ही किसी प्रकार सोते हैं और फटे चिथड़ों से अपनी लाज ढकते हैं। इस दरिद्र जनता के लिए क्या नहीं किया जा सकता? क्या सचमुच ही समर्थ लोग इस दिशा में असमर्थ हैं? हिसाब लगाने वाले बताते हैं कि इस दिशा में सब न सही प्रगति और वर्चस्व का दावा करने वाले बड़े देश ही मिलजुल कर कुछ काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। इन देशों की जितनी धन शक्ति और जन शक्ति युद्ध प्रयासों में लगी हुई है उसे हटाकर यदि पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने में लगा दिया जाए तो उन 1.25 करोड़ लोगों की आमदनी कुछ ही महीने के अंदर ठीक दूनी हो सकती है। 500 रुपये वार्षिक के स्थान पर वे 1000 रुपये वार्षिक प्राप्त करने लगते हैं और अति दरिद्र स्थिति से ऊपर उठकर मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं का जीवन में पहली बार दर्शन कर सकते हैं। इस धन को यदि दूसरे वर्ष मकान निर्माण में लगा दिया जाए तो प्रायः उन 20 करोड़ मनुष्यों को रहने लायक नए मकान मिल सकते हैं जो आज वन्य पशुओं की मांदों से भी बुरी स्थिति में गुजारा करते हैं। प्रथम वर्ष में सस्ते गृह उद्योग, द्वितीय वर्ष में मकान, तीसरे वर्ष में शिक्षा, चौथे वर्ष में स्वास्थ्य, पांचवें वर्ष में बिजली, बांध, यातायात, संचार, स्खलन आदि की बड़ी व्यवस्थाएं बनाई जाए तो ये पंचवर्षीय योजना 1.25 अरब मनुष्यों का अर्थात लगभग आधी दुनिया का भाग्य आमूल चूल परिवर्तन कर सकती है। इतना तो रूस और अमेरिका 2 बड़े देश ही कर सकते हैं। फिर यदि पूरे मन से न सही आधे मन से ही संसार के अन्य देश भी इसी दिशा में कदम बढ़ाने लगे तो फिर समझना चाहिए कि पिछड़ी हुई दुनिया का अंत ही हो जाएगा। फिर पीड़ा और पतन का वह तांडव नृत्य कहीं देखने को भी न मिलेगा जो आज सर्वत्र नारकीय जलन और दुर्गंध से सारा वातावरण ही विभत्स बनाए हुए है। मनुष्य में संहारक शक्ति भी है और सृजन शक्ति भी। वह ध्वंस भी कर सकता है और निर्माण भी। शक्ति को जिस भी दिशा में नियोजित कर दिया जाए, जिस भी कार्य में लगा दिया जाए, उसे ही पूरा करती चली जाएगी। युद्धों और महायुद्धों में कितनी जनसंख्या और संपत्ति का विनाश होता है, ये दृश्य मुद्दतों से आंखें देखती रही है और कान सुनते रहे हैं। जिन नगरों, बांधों और पुलों को अगणित मनुष्यों का स्वेद सरोवर लगाकर बनाया गया था और जिनमें प्रचुर साधन उपादान झोंके गए थे, वे जन साधारण की आशा के केंद्र थे। समझा जाता था कि इनकी छाया में अनेक व्यक्ति चिरकाल तक सुखद आश्रय प्राप्त करते गुजार सकेंगे, पर वह सारी आशा धूमिल हो गई। हुए चैन के दिन। एक एक 5 टोकरी बारूद के कचरे से बनाए गए बम उन संस्थानों पर गिरे और देखते देखते उन्हें धूली में मिलाकर रख गए। इस प्रकार सृजन हारा और ध्वंस जीत गया। गर्मागरम लड़ाइयों में धड़ाके होते हैं, बारूद फटती है और लाशें छितराती फिरती हैं। मरने वालों के बाल बच्चे रुदन करते हैं। संपत्ति के भारी विनाश से उत्पन्न गरीबी, महंगाई, भूखमरी और बीमारी तरह तरह की विपत्तियां ला खड़ी करती है और मनुष्य ये समझ पाते हैं कि युद्धोन्माद सस्ता है किंतु युद्ध वस्तुतः महंगा है। सोवियत अध्ययन का निष्कर्ष है कि मात्र नाभिकीय शस्त्रों के निर्माण में 20,000 ऐसे वैज्ञानिक तथा तकनीशियन लगे हुए हैं जिन्हें बौद्धिक प्रतिभा की दृष्टि से सर्वोपरि कहा जा सकता है।
इसके सहायकों की संख्या लाखों में है। U0N0O0 से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के वैज्ञानिकों एवं तकनीशियनों में से 25% युद्ध आयुधों के निर्माण एवं आविष्कार कार्य में लगे हुए हैं। विज्ञान का 50% व्यय सैनिक उपकरणों को विनिर्मित करने में होता है। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले अंतर्ग्रहीय उपग्रहों में 3/4 युद्ध गतिविधियों की टोह लेने तथा गुप्त जानकारी देने वाले होते हैं। I0L0O0 के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 20 करोड़ व्यक्ति सेना में हैं। उनकी संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। ऐसा अनुमान है कि विश्व श्रम शक्ति में 4 हिस्सा सामाजिक कार्यों में निरत है तो 3 हिस्सा सैनिक क्षेत्र में नियोजित है। एक और इतनी अधिक धन शक्ति, जनशक्ति विध्वंसक कार्यों में लगी हुई है, जबकि दूसरी ओर धन के अभाव में संसार की अधिकांश आबादी को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। में विशेषज्ञों के अनुसार विश्व में औसतन 1 मिनट $20 लाख हथियारों पर खर्च होता है, जिससे न्यूनतम 100 नई नौकरियों की व्यवस्था हो सकती है अथवा 100 फ्लैट निर्मित हो सकते हैं। यदि 6 मिनट तक हथियारों का निर्माण रुक जाए तो उस राशि से आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित एक आधुनिक अस्पताल निर्मित हो सकता है। विश्व में 1 मिनट में हथियारों के निर्माण पर जितना व्यय होता है उससे 4000 टन दूध खरीदा जा सकता है। विश्व के असंख्य लोग उदर पूर्ति में असमर्थ हैं। यदि 1 मिनट के लिए आयुध निर्माण स्थगित हो जाए तो उनके जीवन में नया प्राण संचार हो जाए, ऐसा विशेषज्ञों का विचार है। युद्ध साधनों पर खर्च की जाने वाली यह राशि मात्र मनुष्यों को रक्त बहाने के काम आती है। ये लड़ाइयाँ किन्हीं सिद्धांतों या आदर्शों के लिए आरंभ नहीं की जाती, वरन आधिपत्य की लिप्सा ही प्रधान कारण होती है। जब किसी पर युद्ध थोप ही दिया जाए तो उसे भी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं। पथ किसका उचित किसका अनुचित था, इसका फैसला आमतौर से इस आधार पर किया जाता है कि कौन हारा कौन जीता। जो जीतता है वह अपने पक्ष को सही सिद्ध करने में भी प्रचार तंत्र के सहारे सफल होता देखा गया है। इस संदर्भ में असंख्यों के प्राण जाते और असंख्य परिवार बिलखते हैं। पिछले 2 महायुद्धों में धन जन की असीम हानि हुई, उसकी कल्पना करने भर से रोमांच हो जाता है। वर्ष के लिए भी शस्त्रों का निर्माण रोक दिया जाए तो विश्व में संव्याप्त कितनी ही समस्याओं का हल उस बचे धन से निकाला जा सकता है। अशिक्षा के निवारण के लिए औसतन 1 लाख की धनराशि प्रति स्कूल के हिसाब से 41,47,200 प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। एक विद्यालय में यदि 200 बच्चे भी पढ़े तो कुल 82,94,40,000 बच्चों के आरंभिक शिक्षा योग्य व्यवस्था बन जाएगी। उपरोक्त धनराशि से 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 4,14,720 इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जा सकते हैं अथवा उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोले जाएं तो 1 अरब प्रति के हिसाब से 414 विश्वविद्यालयों की स्थापना मात्र 1 वर्ष में ही हो सकती है, यदि शिक्षा में प्रयुक्त न करके उस धनराशि को रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन जैसे प्रयोजन में लगा दिया जाए तो 1 लाख की लागत से बनने वाले 49,46,200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा 5 लाख की लागत से आधुनिक चिकित्सा यंत्रों से एवं योग्य चिकित्सकों से सुसज्जित 8,29,440 अस्पताल खोले जा सकते हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से यदि 500 भी व्यक्ति चिकित्सा सुविधा प्राप्त करें तो कुल प्राथमिक केंद्रों से 2 अरब 8 करोड़ 36 लाख व्यक्ति नियमित रूप से चिकित्सा सेवा से लाभान्वित होते रह सकते हैं। शस्त्र निर्माण में लग रही धनराशि को यदि आहार की व्यवस्था उपलब्ध कराने में लगा दिया जाए तो 1200 रुपये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 34,300 व्यक्तियों के लिए समुचित आहार जुटा सकता है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में आहार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के साधन प्रमुख है।
प्रतिवर्ष आयुधों में लगने वाले विपुल धन को क्रमशः सुनियोजित ढंग से एक एक समस्याओं के निवारण में लगा दिया जाए तो देखते ही देखते कुछ वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आहार जैसी समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय चरण में मनुष्य जाति के समग्र विकास के लिए अन्यान्य कार्यक्रमों को हाथ में लिया जा सकता है, पर ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य में सद्बुद्धि का विकास हो। दुर्मति के रहते उसकी दुर्गति की ही आशा की जा सकती है। देखा ये जा रहा है कि अभी भी उसके पांव विनाश की दिशा में ही गतिशील है। विगत की लोमहर्षक घटनाओं से भी वो कुछ सीखना नहीं चाहता, जिसमें न जाने कितने जन धन की हानि हुई। कुछ ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। अनुमान है कि 9 मार्च 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स के जिस 276 B-29 विमान ने 2000 टन का विस्फोटक पदार्थ टोक्यो के ऊपर छोड़ा, उससे 1,86,000 नागरिक दुर्घटनाग्रस्त हो गए और नगर की 158 स्क्वायर मील का क्षेत्र पूर्णतः जल गया। साथ ही 14 एयरक्राफ्ट नष्ट हुए। 6 अगस्त 1945 को इसी B-29 ने हिरोशिमा पर प्रथम अणु बम छोड़ा और फिर इसी B-29 ने 3 दिन के बाद दूसरा अणु बम नागासाकी पर छोड़ा। उपर्युक्त दोनों बमों से लगभग 2 लाख लोगों के मरने का अनुमान है। बमों का रेडियो एक्टिव प्रभाव अभी तक बना हुआ है। इन मृत्यु के मुंह में धकेले गए समर्थ व्यक्तित्वों से यदि अध्यापक, कृषि, उद्यान शिल्पी, कलाकार जैसा काम लिया गया होता तो मानवीय प्रगति में वे भारी सहायता कर सकते थे। पर युद्धोन्माद के राक्षस को क्या कहा जाए जो कर्णधारों के सिर पर सवार होकर असीम धन जन को उद्ध्वस्त करता रहता है। युद्ध में मनुष्य ने खोया बहुत कुछ पाया कुछ नहीं ने। पाश्चात्य विचारक गिब्बन ने बहुत समय पूर्व कहा था कि मनुष्य को प्रकृति प्रकोपों एवं वन्य हिंसक पशुओं से उतना डरने की आवश्यकता नहीं जितना कि अपने सजातियों से उनकी यह आशंका अकारण नहीं है। सुरक्षा के नाम पर बढ़ता हुआ खर्च और नित्य नए घातक शस्त्रों का निर्माण इस बात का परिचायक है कि मानवीय स्नेह सौहार्द की भावना किस तेजी से लुप्त होती जा रही है। मनुष्य दिन प्रतिदिन हिंसक बनता जा रहा है। शस्त्रों के निर्माण एवं संचय से विश्वव्यापी तनाव बढ़ता जा रहा है और तृतीय विश्वयुद्ध की आशंका और भी प्रबल होती जा रही है। पिछले युद्धों में मानव जाति ने क्या गंवाया और क्या पाया, इसका लेखा जोखा लेने पर पता चलता है कि उसने गंवाया ही अधिक है, पाया कुछ नहीं। इस सदी में हुए युद्धों एवं उनमें मारे जाने वाले व्यक्तियों के कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं। वर्ष 1904-5 में रूस और जापान के बीच हुए युद्ध में 1,30,000 व्यक्ति मारे गए। सन 1912-13 में लड़े गए बाल्कन युद्ध में मरने वालों की संख्या 2 लाख थी। स्पेन के गृह युद्ध 1932-39 में 4,31,000 सैनिक तथा 2,25,000 गैर सैनिक हताहत हुए। 1950-53 के कोरिया युद्ध में 5,81,823 सैनिक तथा 4 लाख गैर सैनिक दिवंगत हुए। सन 1914 से 18 तक चलने वाले प्रथम विश्वयुद्ध में मरने वाले सैनिकों की संख्या 44,18,000 तथा गैर सैनिकों की संख्या 13 लाख थी। सन 1962 से 75 तक चले वियतनाम युद्ध में कुल मरने वालों की संख्या 40 लाख तक आंकी आई थी। मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जैसे जैसे प्रगति की है उसी के अनुरूप युद्धों में भी अभिवृद्धि हुई है। उपरोक्त आंकड़े प्रमुख युद्धों के हैं। इनके अतिरिक्त भी छोटे छोटे अनेकों युद्ध हुए हैं। पिछले 7 दशकों में जितने युद्ध हुए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है। सन 1898 से 1907 तक 9, 1908 से 1917 तक 15, 1918 से 1927 तक 11, सन 1928 से 1937 तक 8, 1938 से 1947 तक 12, सन 1948 से 1957 तक 28, सन 1958 से 1967 तक 45। 1967 के बाद के ठीक ठीक आंकड़े प्राप्त नहीं, पर अनुमान है कि इनकी संख्या भी 70 से अधिक होगी।
ये है अब तक हुए युद्धों में नष्ट हुई जनशक्ति और धनशक्ति का इतिहास, जो विचारशील कहे जाने वाले मनुष्य को सबक देने के लिए पर्याप्त है। इन दिनों की परिस्थितियां तो और भी अधिक भयावह है। पिछले दिनों यंत्रों की दुनिया में इतना विकास नहीं हुआ था। आज जैसे विनाशकारी परमाणु बम नहीं थे। यदि युद्ध छिड़ता है तो मनुष्य जाति अपना अस्तित्व सुरक्षित भी रख सकेगा अथवा नहीं, इसमें संदेह है। संपूर्ण सभ्यता को रौंदने के लिए कुछ मिनट ही पर्याप्त होंगे। इन विषम परिस्थितियों में पिछले अनुभवों से शिक्षा और प्रेरणा लेनी होगी। जो सशक्त, संपन्न एवं समर्थ राष्ट्र है, उन्हें भी यह सोचना होगा कि शक्ति संचय एवं आक्रमण नीति अपनाने से क्या वे अपनी सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रख सकेंगे। इस परमाणु युग में ये सर्वथा असंभव है। जीवन और मरण के दो राहें पर खड़ी मनुष्य जाति को विश्व स्तर पर सोचना और तदनुरूप निर्णय लेना होगा। दो रास्ते हैं, एक तो ध्वंस की ओर जाता है, जिसका अनुगमन करने पर समस्त मानव जाति का समाप्त हो जाना सुनिश्चित है। दूसरा मार्ग है सृजन का, जिसके अवलंबन से स्वर्गीय परिस्थितियों के नव निर्माण की सुखद कल्पना साकार होने की पूरी गुंजाइश है। यह निर्णय विश्व मनीषा के ऊपर है कि वह किसे चुने। विश्व हित की नीति को अपनाकर परिस्थितियों के नव निर्माण में योगदान दे अथवा ध्वंस पर उतारू होकर अपना अस्तित्व समाप्त कर ले। वर्तमान परिस्थितियों में उसे सोचना विश्व स्तर पर ही होगा। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं सुरक्षा की बात सोचने से हल नहीं निकलेगा। इस दिशा में पहला कदम उठाने की आवश्यकता है। ध्वंसात्मक शस्त्रों के निर्माण के प्रति बढ़ते हुए उत्साह को रोकने एवं उसे सृजनात्मक दिशा में मोड़ने की रोमानिया सरकार द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व में प्रति मिनट हथियारों के निर्माण पर जितना खर्च होता है, उससे 2000 टन गेहूं खरीदा जा सकता है। यदि हथियार बनाने के सभी कारखाने 10 मिनट के लिए बंद कर दिए जाएं तो उससे बचे धन द्वारा आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित एक अस्पताल बन सकता है। युद्ध में प्रयुक्त होने वाले एक F-14 युद्धक विमान की कीमत से 9 स्कूल खुल सकते हैं। एक एयरक्राफ्ट की कीमत से एक जल विद्युत केंद्र खोला जा सकता है। एक लियोपोर्ड टैंक से 50 फ्लैट बन सकते हैं। टैंक युद्धों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जितना खर्च होता है, उससे किसान विद्यालय तथा एक पनडुब्बी की कीमत से 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। एक प्रक्षेपास्त्र की लागत से 2 अस्पताल खुल सकते हैं। दूसरा कदम उठना चाहिए मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की दिशा में। हर कीमत पर मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा संवेदनाएं हैं, जिन्हें आर्थिक लाभों की तुलना में कहीं अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय, सांप्रदायिक एवं मजहबी हितों की तुलना में मानवीय आदर्शों एवं मूल्यों को सर्वोपरि महत्व देने से ही अंतर्राष्ट्रीय तनावों एवं मतभेदों को समाप्त कर सकना संभव है। विज्ञान अपनी गरिमा समझे, विज्ञान की अपनी गरिमा है, प्रगति का अपना महत्व। इन दोनों की उपयोगिता आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इतने पर भी इनका लाभ तभी है जब सृजन की दिशा में उन्हें प्रयुक्त किया जाता रहे। विनाश के लिए उपयोग की गई शक्ति सदा घातक ही होती है। सामर्थ्य जितनी अधिक होगी, विकास या विनाश का उपक्रम भी उसी अनुपात में चलेगा। ये प्रगति का युग है। विज्ञान क्षेत्र की प्रतिभाएं इस क्षेत्र में विशेष रूप से अग्रणी है। शासन का सहयोग, प्रोत्साहन उनके साथ है। प्रचुर साधन उपलब्ध कराने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। औद्योगिक उपार्जनकर्ता एवं व्यवसायी ऐसी उपलब्धियों की ताक में रहते हैं ताकि उन्हें समृद्ध बनने का कोई बड़ा अवसर हाथ लग सके। इसलिए शासन की तरह संपत्तिवान भी विज्ञानियों को चरम पुरुषार्थ करने एवं उनके लिए लाभदायक आधार खड़े करने के लिए हर संभव सहयोग देते रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों में विज्ञान की उन धाराओं को अधिक अग्रगामी बनने का अवसर मिला है, जो शासकों एवं औद्योगिकों को अधिक सामर्थ्य प्रदान कर सके। आयुध, भौतिकी एवं औद्योगिकी को इसी आधार पर प्रोत्साहन मिला है और वो प्रगति की चरम सीमा तक जा पहुंचा है।
पिछले युद्धों और महायुद्धों के रोमांचकारी विवरण को पढ़कर भावी युद्धों की कल्पना भर से हृदय धड़कने लगता है। उनमें आक्रांता और आकांत समुदायों को ही क्षति नहीं पहुंचेगी, वरन मानव समाज को समूची प्रगति से हाथ धोना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मानवीय अस्तित्व तक का बने रहना कठिन हो जाएगा। आयुधों के स्तर पर और परिणाम पर दृष्टिपात करने से महाविनाश की विभीषिका सामने आ खड़ी होती है। पिछली शताब्दी से लेकर प्रथम विश्वयुद्ध तक, दूसरे विश्वयुद्ध से लेकर आज तक संहारक अस्त्रों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। न केवल नए प्रकार के अस्त्र विकसित हुए हैं, वरन परंपरागत अस्त्रों में भी आश्चर्यजनक सुधार किए गए हैं। यदि तीसरा विश्वयुद्ध हुआ तो उसमें किस प्रकार के अस्त्र प्रयोग किए जा सकते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन है। द्वितीय विश्वयुद्ध के अंतिम दिनों में ही जर्मनी ने एक ऐसी राइफल निर्मित की थी जो एक के बाद एक लगातार फायर कर सकती थी। तब से लेकर अब तक इस प्रकार की राइफलों के नए नए संस्करण एवं स्वरूप सामने आ चुके हैं। परंपरागत राइफल में एक बार में एक ही लक्ष्य पर गोली दागी जा सकती थी, परंतु इन नई राइफलों में धड़ाधड़ गोली दाग सकने की व्यवस्था है। इन नवीन प्रकार की राइफलों में भी अब सुधार किए जा रहे हैं। एक तो ये कि जब चाहे लगातार फायर कर सके, जब चाहे एक एक करके फायर किए जा सके। दूसरा सुधार लक्ष्य पर ही सही निशाना लगा सकने की व्यवस्था में किया गया है, जिससे रात हो अथवा दिन अचूक निशाना लगाया जा सकता है। इस तरह की राइफलें भी बनाई जा रही हैं जिनसे परंपरागत गोलियों के स्थान पर पेंसिल के सिरों की मोटाई वाले कटीले वारनों की वर्षा हुआ करेगी। आगामी समय में ये भी संभावना है कि राइफल की जगह रॉकेट फेंकने वाले यंत्रों की सहायता से प्रत्येक सैनिक छोटे छोटे प्रक्षेपास्त्र दुश्मन पर फेंक सकेगा। एक संभावना ये भी है कि सिपाहियों को लेसर किरणें छोड़ने वाली बंदूकें दी जाए। अभी तक इन बंदूकों के बारे में गल्प साहित्य में ही पढ़ा गया होगा, परंतु वास्तविकता यह है कि ऐसे अस्त्र बनाए जा चुके हैं। प्रचलित आयुधों में तोपखाने का विशेष महत्व रहा है। इधर पिछले एक दशक में अनेक देशों ने ऐसी हल्की एवं प्रभावशाली तोपें विकसित की हैं जिन्हें बंदूक की तरह सुगमता से उठाकर ले जाना सर्वथा संभव हो गया है। जमीन पर लड़े जाने वाले युद्धों में प्रयुक्त होने वाले आयुधों में टैंकों का विशेष स्थान है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी ने उनका प्रयोग प्रदर्शन करके उनकी उपयोगिता की सत्यता सिद्ध कर दी है। अब तो टैंकों का भी बहुत विकास हो चुका है। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, स्वीडन तथा जर्मनी ने टैंकों के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। सामान्यतः टैंक बहुत भारी हुआ करते थे और उनका इच्छानुसार उपयोग कठिनता से हो पाता था। जर्मनी ने ऐसे टैंक विकसित किए हैं जिनका वजन 40 टन से कम है। इस दिशा में फ्रांस और ब्रिटेन तो और भी आगे निकल गए हैं। इन देशों ने ऐसे टैंक निर्मित किए हैं जो अभी तक प्रकाश में आए टैंकों से सब दृष्टियों से बेहतर तो है ही, वरन उनका भार भी 10 टन से कम है। अधिक विस्मित कर देने वाली बात तो ये है कि अब तक तो टैंकों पर लंबी लंबी तोपें फिट रहती थीं, किंतु अब उनके अंदर ही तोपें फिट करने की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके साथ ही कम ऊंचाई के टैंक भी विकसित किए जा चुके हैं। ये तो लड़ाई में प्रयोग किए जाने वाले परंपरागत हथियारों की बात हुई। विगत 3-4 दशकों में इस क्षेत्र में कल्पनातीत प्रगति हुई है। 1950 की मध्यावधि में आवागमन के क्षेत्र में एक तेज गति से चलने वाला वायुयान होवरक्राफ्ट अस्तित्व में आया। यह अत्यधिक शोर करने वाला अंधाधुंध धुआं छोड़ने वाला द्रुतगामी वाहन होता है। विश्व के कई देश वर्तमान होवरक्राफ्ट के ढांचे का परिवर्धन संशोधन करने में लगे हुए हैं। जानकारों का अनुमान है कि गत वर्ष अमेरिका अपनी नौसेना के लिए 160 टन का ऐसा होवरक्राफ्ट तैयार कर चुका है जो 400 सैनिकों अथवा अन्य युद्ध सामग्री को सैकड़ों हजारों मीलों तक सुगमता से दो लेता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन आयुधों में कल्पनातीत विकास हुआ है,
उनमें प्रक्षेपणास्त्र प्रमुख है और आज तो प्रक्षेपणास्त्र किसी भी राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठा के चिन्ह बन गए हैं। विश्व के बड़े देश ही नहीं बल्कि ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे छोटे देश भी प्रक्षेपणास्त्र बनाने में जुटे हुए हैं। 1944 के बाद से अब तक प्रक्षेपणास्त्रों में चमत्कारिक विकास हुआ। कुछ देश वर्षों से अनुसंधान करने के उद्देश्य से उपग्रह छोड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब ऐसे भी उपग्रह विकसित किए जा चुके हैं जो अनुसंधान करने के बहाने इच्छानुसार बम गिरा देंगे। इन दिनों रासायनिक युद्धों की चर्चा जोरों पर है और विशेषकर वियतनाम में अमेरिका द्वारा नापाम बम बरसाए जाने के समय से सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। प्रथम विश्वयुद्ध में अश्रु गैस के अलावा जहरीली गैस तथा नापाम बमों का भी प्रयोग किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी ने जिस ज्वलनशील प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया था, नापाम बम उसी का परिवर्धित संशोधित रूप है। इस प्रकार के 5 लाख टन नापाम बम अब तक विभिन्न देशों पर गिराए गए हैं। कोरिया युद्ध में 3000 टन तथा वियतनाम युद्ध में 4 लाख टन नापाम बम वर्षा कर अमेरिका ने संसार को हिला दिया। परंपरागत युद्ध का तो मानव जाति को पूरा अनुभव है, परंतु 20वीं शताब्दी में विज्ञान की आशातीत प्रगति ने युद्ध को अब कई नए आयाम दिए हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने जहां मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के साधन प्रस्तुत किए हैं, वहीं उसकी मौत का घातक सरंजाम भी इकट्ठा कर दिया है। 1 किलोटन से लेकर 60 मेगाटन और अधिक तक की शक्ति के आणविक बमों का निर्माण हो चुका है और अनुमान कि 1994 के अंत तक विश्व में 15,000 से भी अधिक प्लूटोनियम बमों का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाने लगेगा। कनाडा के अविन पोलपोंड नामक भौतिकविद ने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है जिसमें अमेरिका की अकेली परमाणविक शक्ति का उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि अनुमान करें कि एक बड़े हाल में 1 लाख व्यक्ति एकत्रित हों और प्रत्येक के हाथ में 3 परमाणु बम हो। प्रत्येक बम की मारक क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बराबर हो, इतनी परमाणविक शक्ति अकेले आज अमेरिका के पास है। अन्य राष्ट्रों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, पर अनुमान किया जाता है कि सारे विश्व में परमाणु बम अरबों T0N0T0 विनाशक क्षमता के बराबर है। यह मात्रा इतनी अधिक है कि संसार की जनसंख्या में से प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 बार मारा जा सकता है। इससे बढ़कर विचारशीलता का अभिशाप एवं बुद्धि पर लगा कलंक और क्या हो सकता है कि मनुष्य ने अपने को ही 50,000 बार मारने की तैयारी कर ली है। जापान पर गिराए गए प्रथम परमाणु बम की शक्ति 20,000 T0N0T0 थी। 20,000 T0N0T0 को समझना भी कठिन है क्योंकि किसी ने एक स्थान पर एकत्रित इतनी शक्ति नहीं देखी है। यदि किसी मेले में ऊंचे टीले पर खड़े हो जाएं और 20,000 व्यक्तियों को एकत्रित देखें तो भी इतने वजन की आपूर्ति नहीं हो सकती। तब से लेकर अब तक और भी अधिक शक्तिशाली वर्गों का निर्माण हो चुका है। उनकी मारक क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए बम की तुलना में कई गुना अधिक है। 1954 में पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया, जिसका पावर 15 मेगाटन T0N0T0 के बराबर था। इसकी शक्ति हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 50 गुना अधिक थी। दुनिया के जो विशालतम बम है वे 1000 मेगाटन T0N0T0 क्षमता तक के हैं। इनकी मारक क्षमता 5000 गुना अधिक है। अनुमानतः एक बम भी गलती से फूट जाए तो करोड़ों को मार सकता है। मिसाइलों द्वारा इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, गिराने का कार्य किया जाता है। पिछले महायुद्ध के अनुभवी सेनाध्यक्षों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी है, द थर्ड वॉर। उसमें उन्होंने भावी युद्ध के कारणों और प्रयुक्त होने वाले आयुधों पर प्रकाश डाला है। लेखकों का मत है कि महायुद्ध आरंभ करने से पूर्व आकांता को ये सोचना होगा कि प्रहार के बाद की प्रतिक्रिया सहन कर सकना उसके लिए संभव है या नहीं। संभव है ये डर देर तक युद्ध की विभीषिका को आगे टालता रहे।
फिर भी इतना तो निश्चित ही है कि अणु आयुधों के उत्पादन एवं जमा रखने से भी जो विकिरण उत्पन्न होता है उसकी क्रमिक विनाशलीला से मानव जाति को त्रास सहने से कैसे बचाया जा सकेगा। आयुधों के संदर्भ में विज्ञान की उपलब्धियों और प्रतिक्रियाओं पर विचार करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना न है कि प्रतिदिशाविहीन नहीं होनी चाहिए, न ही उसका लक्ष्य निकृष्ट स्वार्थपरता का परिपोषण होना चाहिए। प्रगति की दिशा में बुद्धि, श्रम एवं साधनों का उपयोग तभी सार्थक हो सकता है जब उसमें पिछड़ों को उठाने एवं उठों को उत्कृष्ट बनाने में प्रयोग हो सके। विज्ञान की प्रगति यदि इसी दिशा में संभव हो सकी होती या भविष्य में हो सके तो ही उसकी सार्थकता है, अन्यथा पुरुषार्थ विघातक भी हो सकता है, जैसे कि इन दिनों ज्ञान विज्ञान, धन, पुरुषार्थ, कला आदि के क्षेत्रों में हो रहा है। शक्ति को विनाश विग्रह में लगने से रोका जाए। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का उपयोग दो रूपों में किया जा सकता है, सृजनात्मक अथवा विनाशात्मक। जात्मक प्रवृत्ति जहां व्यक्ति एवं समाज की सुख शनि एवं सुव्यवस्था बनाए रखने में योगदान देती है, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति समाज को छिन्न भिन्न कर एवं व्यक्ति को उच्छृंखल, उद्दंड एवं अपराधी बनाती है। शरीर बल, बुद्धि बल एवं संपत्ति अपने में बड़े समर्थ एवं शक्तिशाली हैं, किंतु इनकी महत्ता एवं उपयोगिता सदुपयोग पर ही आधारित है। महत्ता तो है किंतु है जबकि दुखी, पीड़ित, अक्षम व्यक्तियों का सहयोग सहायता की जाए। यदि व्यक्तिगत स्वार्थ, संकीर्णता के पोषण और अनीति, अनाचार बरतने में ही इस शक्ति का अपव्यय हुआ तो इसकी गरिमा कहाँ रही। बुद्धिबल के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। रचनात्मक दिशा में सदुपयोग के कारण ही बुद्धि की पूजा प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति में पंचदेवों में गणेश के रूप में हुई। संपत्ति व्यक्तिगत और सामाजिक सुख साधनों के विकास में कितना योगदान देती है, इससे हर कोई परिचित है, किंतु वहीं इसका दुरुपयोग मनुष्य को व्यसनी, उच्छृंखल अपराधी बना देता है। शक्ति किसी प्रकार की क्यों न हो, उसकी महत्ता तभी है जब उसको सृजनात्मक कार्यों में लगाया जाए। विध्वंसकारी शक्ति प्रयोजन तो अनेकानेक समस्याएं ही खड़ा करता है। सामर्थ्य तो किसी चीज की गहराई में है, इसको सभी जानते हैं। मनुष्य देखने में एक चलता फिरता श्रम करने वाला शरीर दिखाई पड़ता है। बहिरंग कलेवर से अंतरंग में प्रवेश किया जाए तो उसके अंदर बौद्धिक क्षमता से लेकर भाव संवेदनाओं की संपदा छिपी पड़ो है। उसे जगाया जाए तो सामान्य दिखाई पड़ने वाले मनुष्य की महात्मा, महापुरुष बनने की पूरी संभावना है। न केवल मनुष्य और प्राणियों के अंतरंग में परमात्मा ने ये विशेषताएं छिपाई है, वरन जड़ पदार्थों के अंतराल में भी शक्ति का भंडार छिपा रखा है। पदार्थ के छोटे से छोटे कण परमाणु के नाभिक में शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका प्रमाण परमाणु नाभिकीय विखंडन में देखा गया। एक सन के 1954 को प्रातः 6:12 पर प्रशांत महासागर के निकट अमेरिका ने एक परमाणु किया नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप निकटवर्ती परीक्षण। एक सुनसान द्वीप छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। विस्फोट से निकलने वाली रेडियोधर्मी किरणों ने सैकड़ों मील के क्षेत्र के जीव जंतु एवं फसलों को प्रभावित किया। परीक्षण स्थल से 70 मील दूर स्थित मार्शल द्वीप एवं बिकनी के इलाके में 6 मिनट बाद विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी। 2 घंटे के उपरांत सफेद बर्फ जैसी राख उक्त इलाके में गिरने लगी। फलस्वरूप अनेकों व्यक्तियों की आंख की रोशनी सदा के लिए नष्ट हो गई। कितनों को चर्म रोग, शारीरिक जलन जैसी बीमारियां हो गई। एक परीक्षण में पाया गया कि उनमें अधिकांश अर्ध विक्षिप्त हो गए थे। इन विनाशकारी परिणामों को देखते हुए भी विश्व के अनेकों राष्ट्रों में विध्वंसात्मक शस्त्रों के निर्माण की होड़ चल रही है। उसे देखकर लगता है कि बुद्धिमान कहा जाने वाला मनुष्य कहीं पागल तो नहीं होता जा रहा है। शक्ति संचय के लोभ में एक से एक विनाशक बमों का नित्य निर्माण होता चला जा रहा है। इस श्रृंखला में एक और विघातक कड़ी जुड़ी है, उद्जन बमों तथा लेसर बमों के निर्माण के रूप में।
यद्यपि अभी इन बमों का प्रयोग किसी राष्ट्र विशेष के विरुद्ध में नहीं हुआ है, फिर भी इसका परीक्षण मात्र ही इतना घातक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है कि उसे देखकर कहा जा सकता है कि न केवल मनुष्य बल्कि सारे प्राणी समूह के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ये परीक्षण पर्याप्त होंगे। एक मध्यम आकार का उद्जन बम 1 लाख वर्ग मील क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाता है। लंबे समय तक उसके परीक्षण वायुमंडल की ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं जल से संयुक्त होकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित अम्ल की मात्रा आंखों एवं त्वचा में जलन उत्पन्न करती है। विस्फोट से उस क्षेत्र की फसलें पूर्णतया नष्ट हो जाती हैं। नाभिकीय विखंडन से निकले न्यूट्रॉन कण वायुमंडलीय नाइट्रोजन से मिलकर एक ऐसे रेडियो सक्रिय समस्थानिक आइसोटोप का निर्माण करती है जो हजारों वर्ष तक जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों पर अपना घातक प्रभाव पहुंचाते हैं। कार्बन 04 नामक आइसोटोप पौधों के माध्यम से अवशोषित होकर फल फूलों में बना रहता है, जिसका उपयोग मनुष्य तथा अन्य प्राणी करते हैं और रेडियो सक्रियता की विषाक्तता की चपेट में आते रहते हैं। रेडियो सक्रियता तत्वों का एक ऐसा गुण है जो ऊर्जा को उसी प्रकार विकसित कर देता है जैसे जलता कोयला राख में बदलते समय ऊष्मा को करता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार सन 1959 तक सुपर बमों के परीक्षण विस्फोट से वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में स्ट्रांशियम पदार्थ की 40 पौंड मात्रा थी। यह मात्रा अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में किए गए परीक्षणों के कारण हुई थी। तब से आज तक परमाणु परीक्षणों की होड़ तो और भी तेज हुई है। वायुमंडल की विषाक्तता का अनुमान उपरोक्त आधार पर लगाया जा सकता है। ये स्ट्रांशियम पौधों के कैल्शियम को नष्ट करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सन 1969 में वैज्ञानिकों ने ये संभावना व्यक्त की थी कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में स्ट्रांशियम की मात्रा बढ़ती जा रही है। उनका मत था कि वायुमंडल की सारी स्ट्रांशियम पृथ्वी के गर्भ तक पहुंच जाए तो अधिकांश व्यक्तियों को कैंसर होने की संभावना होगी। आनुवांशिकी विशेषज्ञों का विचार है कि उक्त परिवर्तन की प्रक्रिया से मानव के आकार प्रकार में भारी परिवर्तन होगा। राष्ट्रीय अकादमी के वैज्ञानिकों ने एक विचार गोष्ठी में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परमाणु परीक्षणों का उत्साह चलता रहा तो सन 2000 तक परमाणु विस्फोट से प्रभावित पौधे क्रिप्टन 85 गैस की इतनी मात्रा निकाल देंगे जो उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश को पूर्ण रूपेण सक्रिय बना दे, जिसका प्रभाव जीव जंतुओं, वनस्पतियों के महाविनाश के रूप में परिलक्षित होगा। लगता है मनुष्य को सबसे अधिक द्वेष, घृणा एवं बैर अपने ही सजातियों से है, तभी तो वह परमाणु शक्ति का उपयोग सजातीय सृजनात्मक कार्यों में न करके एक से बढ़कर एक भयानक यंत्रों के निर्माण में कर रहा है। परमाणु बम के प्रयोग से आक्रमणकारी राष्ट्र को भी कुछ हाथ नहीं लगता। ये प्राणियों को तो मारता ही है, संपत्ति, मकान आदि को भी नष्ट कर देता है। ये बात लंबे समय से वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में घूम उपयोग मनुष्य तथा अन्य प्राणी करते हैं और रेडियो सक्रियता की विषाक्तता की चपेट में आते रहते हैं। रेडियो सक्रियता तत्वों का एक ऐसा गुण है जो ऊर्जा को उसी प्रकार विकसित कर देता है जैसे जलता कोयला राख में बदलते समय ऊष्मा को करता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार सन 1959 तक सुपर बमों के परीक्षण विस्फोट से वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फीयर परत में स्ट्रांशियम पदार्थ की 40 पौंड मात्रा थी। यह मात्रा अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में किए गए परीक्षणों के कारण हुई थी। तब से आज तक परमाणु परीक्षणों की होड़ तो और भी तेज हुई है। वायुमंडल की विषाक्तता का अनुमान उपरोक्त आधार पर लगाया जा सकता है। ये स्ट्रांशियम पौधों के कैल्शियम को नष्ट करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सन 1969 में वैज्ञानिकों ने ये संभावना व्यक्त की थी कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में स्ट्रांशियम की मात्रा बढ़ती जा रही है। उनका मत था कि वायुमंडल की सारी स्ट्रांशियम पृथ्वी के गर्भ तक पहुंच जाए तो अधिकांश व्यक्तियों को कैंसर होने की संभावना होगी।
आनुवांशिकी विशेषज्ञों का विचार है कि उक्त परिवर्तन की प्रक्रिया से मानव के आकार प्रकार में भारी परिवर्तन होगा। राष्ट्रीय अकादमी के वैज्ञानिकों ने एक विचार गोष्ठी में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परमाणु परीक्षणों का उत्साह चलता रहा तो सन 2000 तक परमाणु विस्फोट से प्रभावित पौधे क्रिप्टन 85 गैस की इतनी मात्रा निकाल देंगे जो उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांश को पूर्ण रूपेण सक्रिय बना दे, जिसका प्रभाव जीव जंतुओं, वनस्पतियों के महाविनाश के रूप में परिलक्षित होगा। लगता है मनुष्य को सबसे अधिक द्वेष, घृणा एवं बैर अपने ही सजातियों से है, तभी तो वह परमाणु शक्ति का उपयोग सजातीय सृजनात्मक कार्यों में न करके एक से बढ़कर एक भयानक यंत्रों के निर्माण में कर रहा है। परमाणु बम के प्रयोग से आक्रमणकारी राष्ट्र को भी कुछ हाथ नहीं लगता। ये प्राणियों को तो मारता ही है, संपत्ति, मकान आदि को भी नष्ट कर देता है। ये बात लंबे समय से वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में घूम के अणु उतने उपयोगी नहीं हो सकते थे जितना कि इनके परस्पर सहयोग से उत्पन्न पानी, बिजली के दो पॉजिटिव नेगेटिव तार अलग अलग बिखरे पड़े रहते हैं, किंतु इन दोनों को परस्पर जोड़ा जाता है तो तारों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसका अनेकानेक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। शुक्राणु एवं डिंबाणु का जब सहयोग कराया जाता है तो नए जीव की संरचना के रूप में चमत्कारी परिणाम प्रस्तुत होता है। सहयोग के चमत्कारी सत्परिणामों से हर कोई परिचित होता है। ध्वंस का प्रयोग कितना खतरनाक होता है, यह इतिहास के पन्ने उलटने पर पता चलता है। छोटे छोटे व्यक्तियों ने रक्त की नदियां बहा दी। जय सिंह के विश्वासघात ने राष्ट्र को सदियों तक गुलामी की जंजीर पहनाए रखी। एकाकी सिकंदर ने शक्ति एवं संपत्ति के संचय के लिए कितना रक्तपात किया। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध खड़ा करके लाखों व्यक्तियों को मृत्यु के मुंह में धकेल दिया। रावण, कंस के अत्याचारों ने महाविनाश जैसा दृश्य प्रस्तुत किया, जहां इन व्यक्तियों के ध्वंसात्मक कार्यों ने इतनी अधिक क्षति पहुंचाई, वहीं छोटे छोटे व्यक्तियों के सृजनात्मक कार्यों ने मानवीय संस्कृति को समुन्नत बनाने में कितना योगदान दिया, इसे सभी जानते हैं। बुद्ध ने करुणा, दया, सेवा का पाठ पढ़ाया। त्याग, बलिदान का वह आदर्श प्रस्तुत किया जिसे अपनाकर कोई भी मानव से महामानव की श्रेणी में पहुंच सकता है। ईसा, सुकरात के मानवता के लिए किए गए कार्यों के लिए पाश्चात्य जगत सदा ऋणी रहेगा। वैज्ञानिक क्षेत्र में मॉन्टेसरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जेनी आदि महिलाओं के कार्यों ने सुख शांति के विकास में अपना अपूर्व योगदान दिया। परमाणु की प्रचंड शक्ति का प्रयोग सृजनात्मक कार्यों में भी हो सकता है। मस्तिष्क विध्वंसात्मक कार्यों में शक्ति के दुरुपयोग का एक पक्षीय विचार निकाल दे तथा सृजन की दिशा में मोड़ दे तो बहुत कुछ हो सकता है। इससे सभी परिचित हैं कि अगले दिनों ऊर्जा स्रोत के मुख्य आधार लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि की भारी कमी पड़ेगी। सबकी दृष्टि ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोत सूर्य पर लगी है। समुद्र का खारा पानी भी ऊर्जा की समस्या की पूर्ति कर सकता है। यही कार्य परमाणु ऊर्जा को सृजनात्मक उपयोग करने की तकनीक का विकास करने पर भी किया जा सकता है। इससे मनुष्य जाति की ऊर्जा आवश्यकताओं से लेकर विभिन्न प्रकार के रोगों के निवारण में भी सहयोग मिलेगा। यहाँ तक कि समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करके जीवों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा द्वारा विभिन्न देशों में बड़े कल कारखाने, मशीनें भी चलाई जा रही हैं। परमाणु भट्टी में कार्बन, आयोडीन, कोबाल्ट आदि रखकर रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा सक्रिय बनाए जाते हैं। ये सक्रिय तत्व रेडियो आइसोटोप कहे जाते हैं। कृषि के विकास एवं चिकित्सा जगत में इन सक्रिय पदार्थों का विशेष महत्व है। मोटर, कारों, रेल इंजन, वायुयान को चलाने में भी परमाणु शक्ति का प्रयोग प्रगतिशील राष्ट्रों में अब आरंभ हो चुका है। इस दिशा में परमाणु शक्ति के सदुपयोग से मानवीय सुख शांति की अभिवृद्धि होगी और दुरुपयोग से विनाश और संत्रास ही मिलते रहेंगे। इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है।
अमेरिका की अणु अनुसंधान संस्था के समीप ही एक फार्म में बहुत सी भेड़ें पाली गई थीं। आए दिन के प्रयोगों से उत्पन्न रेडियो धूलि के फलस्वरूप उनमें से 6000 भेड़ें मर गई। जब उसकी जांच की गई तो पता चला ये सब रेडियोधर्मी कणों के विषैले प्रभाव के कारण था। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों में पाए जाने वाले पेंगुइन पक्षियों पर भी यह कण पाए गए। तभी से वहां के वैज्ञानिकों की अणु धूलि के बारे में चिंता बढ़ी। अणु बम विस्फोट किए जाते हैं, तब उसमें से बम प्रयुक्त विभिन्न विषैले तत्वों के धुएं का बादल छा जाता है। ये धुआं कुछ देर में वायुमंडल में धुल मिल जाता है। पीछे धुएं के विषैले परमाणु जमीन, वृक्ष, वनस्पति और विभिन्न जीव जंतुओं के शरीरों में और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से पहुंच जाते हैं। इन्हीं विषैले परमाणुओं को अणु धूलि कहते हैं और आज सारा संसार इस अणु धूलि के दुष्प्रभाव से इतना अधिक चिंतित है जितना मशीनों के घुगे, बढ़ती हुई जनसंख्या आदि के कारण भी नहीं। 1963-64 में चीन ने परमाणु बम का विस्फोट किया, तब जापान आदि पड़ोसी देश बुरी तरह चिंतित हो गए थे। भारत के अणु शक्ति विभाग ने उक्त विस्फोट के नियंत्रण और परिणाम जानने के लिए अपने 9000 से भी अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी लगाए थे। 760 विभिन्न स्थानों पर विकिरण और रेडियो सक्रियता की जांच की गई। सभी तरह के खाद्य पदार्थों का निरीक्षण भी किया गया और उसके बाद ये सूचना प्रसारित की गई थी कि देश में खाद्य पदार्थों में रेडियो सक्रियता की मात्रा काफी कम हो गई है, इसलिए उससे स्वास्थ्य को इतना खतरा नहीं है। सूचना में प्रसारित उपरोक्त संदेश की शब्दावली यह बताती है कि इस संबंध में वैज्ञानिक या तो राजनैतिक दबाववश अथवा प्रजा को भय से बचाने के लिए मूल तथ्यों को ज्यों का त्यों नहीं प्रकाशित करना चाहते, पर वे इस बात से इनकार भी नहीं करते कि यह अणु धूलि मानव जाति के लिए एक गंभीर समस्या है। इसके बाद चीन ने तीसरे परमाणु बम का विस्फोट किया। उधर निःशस्त्रीकरण की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। तब संसार के सभी विचारशील लोगों और वैज्ञानिकों में भी मानव जाति के कल्याण की करुणा जागृत हुई और निश्चित रूप से उन्होंने बताना प्रारंभ किया कि अणु बमों का प्रयोग ही घातक नहीं वरन उनके परीक्षण भी कम विनाशक नहीं। यदि मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखना है तो न केवल संसार में विज्ञान की विघातक प्रगति को रोका जाए वरन मानवता का पोषण करने वाले भावों, संस्थाओं और आयोजनों का तीव्रगति से प्रसार भी किया जाए। हमें इतने भर से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अब तक जो विस्फोट हो चुके हैं, उनके दुष्प्रभाव से बचने का एहतियात भी बरतना आवश्यक है। सावधानी न रखी गई तो उसका कुफल मानव जाति पर व्यापक महामारियों के प्रकोप, राजरोग जैसे तपेदिक, कैंसर, यकृत के रोग और स्नायविक दुर्बलता के रूप में भोगना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी इस दुष्प्रभाव के कारण कानी कुबड़ी, बौनी और मानसिक दृष्टि से पूरी नहीं तो अर्ध विक्षिप्त अवश्य होगी। बम विस्फोट के कारण जो विषैले तत्वों का धुआं उठता है उसमें स्ट्रैशियम 90 वृक्ष वनस्पतियों पर सबसे अधिक असर डालता है। एक बार के विस्फोट के बाद ये 27 वर्ष तक वायुमंडल में बना रहता है, जबकि आयोडीन 131 एक सप्ताह और दूसरे तत्व भी इससे कुछ ही दिन बाद घुल जाते हैं, पर यह मात्रा रहती पृथ्वी में ही है, इसमें संदेह नहीं। यह विषैला तत्व शाक, फल, अन्न, दूध आदि के द्वारा सीधे और पशुओं के शरीर से होकर भी हमारे अंदर पहुंच रहा है। छोटे बच्चों के पोषण के लिए आवश्यक तत्वों में कैल्शियम सबसे पहला है। ये कैल्शियम भी अधिकांश दूध और फलों से ही मिलता है। यो दूध शक्तिवर्धक खाद्य है, पर उसमें पहले भी स्ट्रैशियम पाया जाता है। वृक्ष वनस्पतियों के माध्यम से पशुओं के दूध में और उस दूध के पीने से बच्चों के शरीर में स्ट्रैशियम की मात्रा बढ़ेगी तो भावी पीढ़ी का क्या बनेगा। इस चिंता से भारत के अणु शक्ति विभाग ने ये जानकारियां दी, जिनका व्यवहार अणु सक्रियता के प्रभाव से अधिक बचाने में सहायक हो। ये प्रभाव दूध में ही नहीं है, प्रत्येक खाद्य में है। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक फल और साग को अच्छी तरह धोकर और उनका छिलका उतारकर ही खाना चाहिए।
आलू में ये प्रभाव अधिकांश छिलके पर ही रहता है, इसलिए सब्जियों में आलू की मात्रा बढ़ाकर ली जाए पर उसे अच्छी तरह धो लेना तथा छिलका उतारकर ग्रहण करना आवश्यक है। यदि यह स्ट्रैशियम शरीर में चला जाता है तो कैंसर जैसे भयंकर रोग हो जाने का खतरा बना रहेगा। दूध को स्ट्रैशियम के प्रभाव से बचाने के लिए वैज्ञानिक एक यंत्र भी बना रहे हैं, पर फिलहाल के लिए उनकी यह चेतावनी नोट करने की है कि यदि बच्चों को अनुष्क्रियता के दोष से बचाना है तो माताएं उन्हें ऊपरी दूध पिलाने की अपेक्षा अपने स्तनों का ही दूध पिलाना आरंभ कर दें। खुरदरे छिलके वाले फल जैसे अनानास, अमरूद, अंजीर पर यह धूली अधिक जमा होती है, चिकने फलों पर कम, इसलिए खुरदरे फल कम मात्रा में लिए जाए। लेना ही हो तो छिलका अवश्य उतारा जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरक्षकता में चाय पर जब इस रेडियो सक्रियता का अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह सबसे अधिक शीघ्र प्रभावित होने वाली पत्ती है। चाय स्ट्रैशियम के प्रभाव को शीघ्र ग्रहण कर लेती है। दुर्भाग्य से चाय भारत में सबसे अधिक उत्पन्न होती है और उसका प्रयोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। चाय के प्रयोग को जितना बन पड़े कम किया ही जाना चाहिए। इस सब आहार संबंधी सावधानियों, संयम और भरपूर परिश्रम के द्वारा शरीर की जीवन शक्ति को स्थिर और शुद्ध बनाए रखा जा सकता है और रखना पड़ेगा, पर वातावरण के प्रभाव को किस तरह रोकना संभव होगा, ये प्रश्न जटिल और अधिक गंभीर है। आकाश बदल रहा है शीर्षक से अक्टूबर 68 की प्लेटूथ पत्रिका ने वैज्ञानिकों की चेतावनी इस तरह छापी है। अणु सक्रियता बढ़ जाने से सन 2000 तक सारे संसार का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। उससे आज के बर्फ से जमे ध्रुव प्रदेश पिघल पड़ेंगे, समुद्र ऊंचा हो जाएगा, बंदरगाह डूब जाएंगे और जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। प्रथम परमाणु बम बनाने वाले डॉक्टर शून्य जॉन गॉफमैन का इस संबंध में विचार है कि जनता को परमाणु विकिरण से जितना खतरा है उसका अनुमान 50 गुना कम लगाया जाता है। उन्होंने बताया है कि भावी पीढ़ियों को परमाणु विकिरण से आनुवांशिक खतरे अधिक हैं। जैसे जैसे धरातल के नीचे किए जा रहे परमाणु विस्फोटों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये खतरा और भी अधिक बढ़ रहा है। डॉक्टर शून्य गॉफमैन के अनुसार परमाणु विकिरण से बच्चे बड़ों की अपेक्षा अधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। बचपन में ही इस विकिरण के शिकार बालकों को बड़े होकर कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। यदि युद्ध न हो तो भी अणु ऊर्जा उत्पन्न करने में जो विकिरण उत्पन्न होता है तथा भट्टियों की जो राख बचती है, दोनों ही खतरनाक है। वे धीरे धीरे वायुमंडल में ऐसा विकिरण उत्पन्न करेंगी जो वस्तुओं और प्राणियों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। ऐसी दशा में खाद्य पदार्थों की उपयोगिता घटती और उनसे उत्पन्न रुग्णता क्रमशः बढ़ती ही रहेगी। अणु संस्थानों से प्रयोगोपरांत निकले हुए कचरे को कहाँ डाला जाए, यह एक विकट प्रश्न है। जलने के बाद भी उसमें भयानक रेडिएशन कायम रहता है और उसे जहां भी रखा जाए वहीं संकट उत्पन्न करता है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला द्वारा किए गए परीक्षणों से पता चला है कि आज दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में विकिरणकारी स्ट्रोंशियम 90 पाया जाता है। अब धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। जिस समय आणविक प्रायोगिक विस्फोट होता है उस समय स्ट्रोंशियम के सूक्ष्म कण 11 किलोमीटर ऊपर उछल जाते हैं जो धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं। भूमि से ये पेड़ पौधों, जानवरों तथा मनुष्यों में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जॉन लोरेस क्रुप के निर्देशन में किए गए परीक्षणों का जो निष्कर्ष निकला है उसके अनुसार सन 1945 से पहले किसी भी व्यक्ति में स्ट्रोंशियम 90 नहीं था, परंतु अब ये प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। अमेरिका के बच्चों में ये सबसे अधिक पाया जाता है। यदि युद्ध नहीं भी हो तो भी केवल बमों के अनवरत परीक्षण प्रयास से ही स्ट्रोंशियम 90 की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे मानव जाति का विनाश हो जाएगा। परीक्षणों के अनुसार स्ट्रोंशियम 90 हड्डियों को गलाता है तथा असाध्य बीमारियां उत्पन्न करता है।
मानव शरीर में यह अधिकतर दूध के माध्यम से पहुंचता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि सन 2100 तक परीक्षणों का यही क्रम बराबर चलता रहा तो पूरे विश्व में प्रत्येक मानव के शरीर में स्ट्रोंशियम की घातक मात्रा का 5वां भाग पहुंच जाएगा। वर्तमान स्थिति तो यही बताती है कि विश्व में आणविक बिजली घरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अकेले अमेरिका में ही अणु बिजली घर और अणु भट्टियों की संख्या 1000 से भी ऊपर इस दशक से अंत तक हो जाएगी और तब बिजली का अधिकांश उत्पादन आणविक प्रक्रिया से हो रहा होगा। अणु बिजली घरों ने पेट्रोलियम और कोयले जैसे खनिज ईंधनों की कमी की पूर्ति करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां विश्व को इस साधन का लाभ ऊर्जा विकल्प के रूप में मिला है, वहीं एक समस्या भी विभीषिका बनकर आ खड़ी है, जिससे समस्त मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। रेडियोधर्मी कचरे को भंडारित रखना खतरनाक होने के साथ साथ बहुत खर्चीला भी है। अमरीकी बिजली कंपनियों को इस कचरे के रखरखाव में इतना खर्च करना पड़ रहा है कि उनका दिवाला निकलने वाला है। आणविक विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका सबसे आगे है और कचरे की समस्या भी उसी के सामने प्रमुख रूप से है। वह इस दूषित पदार्थ को तृतीय विश्व के निर्धन देशों की जमीन के अंदर या सीलबंद डिब्बों में किसी गहरे समुद्र में मीलों नीचे दफनाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका प्रशांत महासागर में बेक और पामीरा नामक महाद्वीपों में रेडियोधर्मी कचरे को किसी तरह रफा दफा करने की योजना बना रहा है। इन कचरा कब्रों का इस्तेमाल अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के नाभिकीय रिएक्टरों से बचे कचरे को गाड़ने के लिए किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर जापानी नागरिकों और हिरोशिमा वासियों ने गहरा विरोध प्रकट किया है। यूरोप के देशों एवं अमेरिका में भी इसके खिलाफ आंदोलन छिड़ गया है। नाभिकीय कचरे को सीलबंद डिब्बों तथा उन डिब्बों को कंक्रीट के खोल में बंद कर गहरे समुद्र में उतार देना भी निरापद नहीं है। रेडियोधर्मिता वहां से फूटकर मछलियों और समुद्री जल में समा जाएगी और उस माध्यम से मानव शरीर तक पहुंच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की गवर्नमेंट का अनुमान है कि केवल अमेरिका में प्रतिवर्ष 1 लाख घनफुट से अधिक उच्च व निम्न स्तर का न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर वेपन परीक्षण एवं चिकित्सकीय अनुसंधानों के कारण बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है और अत्यधिक विषैला भी होता है। अब तक जो आणविक प्रयोग परीक्षण चल रहे थे, उनके न्यूक्लियर वेस्ट को ऐसे स्थानों पर डाल दिया जाता था जिससे विकिरण का प्रभाव मानवीय समाज एवं नुकसान पहुंचाए। ये स्थान अब भर चुके हैं और साथ ही कमरे की मांग प्रतिवर्ष अधिकाधिक बढ़ती जा रही है और सन 2000 तक इसकी मात्रा प्रतिवर्ष 6.5 लाख घनफुट हो जाने की संभावना है। इसलिए नासा ने बोइंग कंपनी से कहा है कि इस न्यूक्लियर वेस्ट को अपने सूर्यमंडल में या किसी अन्य सूर्यमंडल अथवा अनंत दूरी की किसी निहारिका में छोड़ देने के लिए अध्ययन अनुसंधान किया जाए।